नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम महाकवि जयशंकर प्रसाद के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, जयशंकर प्रसाद का जन्म काल जो है वह 1889 से 1937 तक का समय है। यह वह समय था जब भारत परतंत्र था और भारत पर विदेशी सत्ता का शासन था। भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो लॉ थी वह इस काल खंड में तीव्र गति से जल रही थी। जयशंकर प्रसाद जैसे कुछ प्रबुद्ध साहित्यकार थे जो इस लहर को, जो इस लॉ को साहित्य के माध्यम से जलाए रख रहे थे। जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य रचनाओं के द्वारा और अपने नाटकों के द्वारा इन्होंने प्रयास किया कि स्वतंत्रता की इस चिंगारी को जनमानस के हृदय स्थल पर पहुंचाया जाए। जयशंकर प्रसाद के जीवन के संबंध में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के एक प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1918 से 1936 तक का समय छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद की जो काव्य रचनाओं का या साहित्य रचनाओं का जो कालखंड है वह इसी अवधि के बीच में आता है। जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य कामायनी है उसमें अभिव्यक्त जीवन दर्शन के माध्यम से आधुनिक मानव को अपना जीवन सुखी बनाने हेतु कुछ दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। कामायनी के माध्यम से उनके जीवन का जो दर्शन है वह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। छायावादी काव्य की महत्वपूर्ण स्तंभ जयशंकर प्रसाद को माना जाता है और इन जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में हुआ था। इनका देहावसान नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद के जो पिता हैं उनका नाम बाबू देवी प्रसाद और माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता एक व्यापारी थे और उनका जो व्यापार था वह काशी में या बनारस में, जहाँ जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ, वहाँ बहुत अधिक प्रसिद्ध व्यापारी के रूप में उनकी ख्याति व्याप्त थी। और उनके इसी व्यवसाय के कारण इनका जो परिवार था वह सुगनी साहू परिवार के नाम से काशी में बहुत अधिक प्रसिद्ध था। जयशंकर प्रसाद के पिता बाबू देवी प्रसाद भी बहुत अधिक धार्मिक, दान पुण्य करने वाले व्यक्ति थे और इसलिए उनकी प्रतिष्ठा बनारस में एक धनाढ्य परिवार के रूप में भी थी। जयशंकर प्रसाद की जो शिक्षा दीक्षा है वह प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई और स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषाएं सीखी। उच्च शिक्षा में इनका मन नहीं लगा और 8वीं तक की शिक्षा ही ग्रहण कर पाए। उनका मन उस शिक्षा में क्यों नहीं लगा या क्या ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां थी, तो इस क्रम में हम देखते हैं कि जब वह केवल 12 वर्ष के थे उसी समय उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी माता जी का भी देहांत हो चुका था। और इसलिए पारिवारिक माहौल ऐसा था कि जो एक बनारस का प्रतिष्ठित परिवार था वह अब बंटवारे की कगार पर पहुंच चुका था। जयशंकर प्रसाद के पिता और उनके परिवार में बंटवारा हुआ और जिसके फलस्वरूप सुगनी साहू परिवार की जो प्रतिष्ठा थी वह धीरे धीरे धूमिल होने लगी। और बंटवारे के पश्चात जयशंकर प्रसाद और उनके बड़े भाई शंभुनाथ पर करीब 1 लाख रुपए का ऋण चढ़ गया और ऐसी ऋणग्रस्त स्थिति में अब ये संभव नहीं था कि जयशंकर प्रसाद अपनी शिक्षा दीक्षा आगे जारी रख पाते। तो फलस्वरूप उन्होंने स्वयं ही स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषाएं सीखी। इन्होंने उपनिषदों, पुराणों इत्यादि का अध्ययन किया, भारतीय धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया, दर्शन का अध्ययन किया। और ये हम देखते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं, जो चाहे गद्य की रचना हो या पद्य की रचनाएं हो, इनमें इनका ये जो पौराणिक ज्ञान है
आध्यात्मिक ज्ञान है और अन्य जो शास्त्रों का ज्ञान है वह अभिव्यक्ति पाता रहा है। पिता की मृत्यु के पश्चात इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने किया, परंतु कुछ समय पश्चात इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात जो कारोबार का बोझ था जयशंकर प्रसाद पर आया, परंतु जयशंकर प्रसाद का मन कारोबार में इतना अधिक नहीं लगता था। कविता करना ही, साहित्य रचना करना ही इनके जीवन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था। एक प्रकार का उनका जीवन का जो प्रेम है वह कविता करना था। तो इसलिए जब वह बही खातों में भी इस प्रकार की कविताएं लिख देते थे तो परिवार के अन्य सदस्यों को यह रुचिकर नहीं लगता था, वह इसका विरोध करते। फलस्वरूप एक प्रकार की बेचैनी जयशंकर प्रसाद में उत्पन्न हो रही थी, एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो रहा था, वह इस काल की कविताओं में देख सकते हैं। बड़े भाई शंभुनाथ की मृत्यु के पश्चात जयशंकर प्रसाद की भाभी ने 19 वर्ष की अवस्था में विंध्यवासिनी देवी से जयशंकर प्रसाद का विवाह कर दिया, परंतु विंध्यवासिनी देवी 1916 में उनका देहांत हो जाता है टीबी की बीमारी से। उसके पश्चात कुछ समय पश्चात भाभी के दबाव डालने से उनका पुनः विवाह किया जाता है कमला देवी से, परंतु कमला देवी दूसरी जो ये विवाह था यह भी अधिक समय तक नहीं चल पाता। इसी प्रकार से उन्होंने तीसरी शादी भी की, लेकिन तीसरी पत्नी की भी अकारण मृत्यु हो जाती है और इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो जाती है। इन्हीं सभी असामयिक मृत्यु से प्रसाद बहुत अधिक प्रभावित हुए, वे अंदर ही अंदर टूट गए और जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा और गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण हिंदी साहित्य के महान नाटककार, कहानीकार और महान कवि 1937 की अल्प आयु में ही हिंदी साहित्य को अलविदा कहकर चले गए। जयशंकर प्रसाद के संबंध में एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि इनके जीवन का वह समय जब वह सुखपूर्ण वैवाहिक जीवन भी जी रहे थे, जिस समय में, जिस काल में उनका दूसरा विवाह हुआ और उन्हें 1922 में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उस समय उनका जो साहित्य सृजन है वह एक प्रकार का उल्लास का साहित्य सृजन है, जिसे उनके साहित्य सृजन की दूसरी पारी भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में जब रचनाएं लिखते थे, जब परिवार का दबाव था, उन पर विरोध किया जाता था काव्य रचना करने के लिए, तो उस समय के काल में वह कलाधर नाम से छुप छुप कर काव्य रचना करते थे। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रमुख स्तंभ तो कहा ही जाता है और उन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद इतिहास, धर्म शास्त्र, पुरातत्व के प्रकांड विद्वान थे। प्रसाद मूलतः उनके काव्य की जब बात की जाए तो मूलतः वह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। इनकी रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य के साथ साथ यदि और कोई तत्व मिलता है तो वह है देशभक्ति। वह इनके नाटकों में मुखर रूप से उसके गीतों में उभर कर आती है। जयशंकर प्रसाद ने 1936 में कामायनी का प्रकाशन कराया था। कामायनी महाकाव्य हिंदी कविता का प्रारंभिक महाकाव्य है, जिसमें 15 सर्ग हैं। वस्तुतः ये मानवता के इस ग्रंथ के माध्यम से जयशंकर प्रसाद मानवता के विजय होने की घोषणा करते हैं। मनुष्य के जीवन के शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसका चित्रण कामायनी में नहीं मिलता, और यही कारण है कि कामायनी आज भी हिंदी साहित्य का एक श्रेष्ठ महाकाव्य होने का अधिकारी है। जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत देखते हैं कि हम इनकी प्रमुख जो काव्य रचनाएं हैं वह चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, करुणालय, उर्वशी इत्यादि। इसी प्रकार से प्रमुख नाटक हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुवश्री, कामना, एक घूंट, और उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण है।
ग्राम प्रसाद की पहली कहानी 1910 में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी की पहली कहानी का नाम ग्राम है, जो 1910 में प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त इनके और कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, घुंडा, छोटा जादूगर, मधवा इत्यादि। प्रमुख निबंध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन आर्यावर्त और उसका प्रथम सम्राट, ये ऐतिहासिक निबंध है इनके। और काव्य कला इनका आलोचनात्मक या कविता से संबंधित निबंध कहा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद की भाषा और शैली के बारे में यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रसाद जी के साहित्य में विविधता है, वह उन्होंने साहित्य की जिस विधा को हाथ लगाया उसको उन्होंने उत्कृष्ट तक पहुंचाया। नाटक के रूप में, निबंध के रूप में, कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में या फिर कविता के रूप में। तो इस प्रकार जिस प्रकार उनके साहित्य में हमें विविधता दिखाई देती है, उसकी भाषा भी कई स्वरूपों में हमें दिखाई देती है। उनकी भाषा का जो रूप है वह विषय के अनुसार गठित होता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुतायत तो मिलती है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जो अनुभव था, जो ज्ञान था, वह इनके इन रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है। शैली की दृष्टि से विचारात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक, अनुसंधान इत्यादि कई शैलियों से युक्त एक विशिष्ट शैली इनके साहित्य में हम पा सकते हैं। अगर बात कही जाए कि हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद को क्या स्थान प्राप्त है, तो बंगला साहित्य में जो स्थान रविंद्रनाथ ठाकुर का है, हिंदी साहित्य में वही स्थान जयशंकर प्रसाद का है। प्रसाद जी हिंदी साहित्य के एक ऐसे सितारे हैं जिनका प्रकाश कभी भी मंद नहीं हो सकता। सदा वह हिंदी साहित्य के आकाश में एक दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में विराजमान रहेंगे और अपने सृजन के माध्यम से आने वाले कवियों को, आने वाले साहित्यकारों को भी प्रेरणा देते रहेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने हिंदी साहित्य की इस कक्षा में जयशंकर प्रसाद के जीवन के बारे में परिचय प्राप्त किया। आगे हम हमारे पाठ्यक्रम में संकलित जयशंकर प्रसाद की कुछ कविताओं का वाचन करेंगे, उनका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।